ऐसी क्या बात है जिसने भारत में खास और आम आदमी की सवारी एम्बेसडर को भारतीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। आज की युवा पीढ़ी निश्चित तौर पर उस एहसास की गहराई को नहीं समझ सकती जो उस कार के साथ या कहें कि लाल बत्ती वाली सफ़ेद एम्बेसडर के साथ मिलने वाले अधिकार और महत्व से जुड़ी है। वह वर्ष 1958 था जब हिंदुस्तान मोटर्स ने भारत और यहाँ के लोगों के लिए पहली बार सड़कों पर एम्बेसडर कार उतारी थी। मेक इन इंडिया पहल के शुरू होने से करीब आधी सदी पहले देश में एम्बेसडर कार लॉन्च की गई, जो सही मायने में मेक इन इंडिया का प्रतिरूप था। ये एक ऐसी कार थी जो वास्तव में काफी मजबूत थी और कुछ भी सहन कर सकती थी। साथ ही इसके रखरखाव के लिए किसी विशेष ज्ञान की भी जरूरत नहीं थी। दरअसल उस समय मजाक में कहा जाता था कि एक बच्चा भी एम्बेसडर रिपेयर कर सकता है। शायद उस समय कुछ विशेष बातें दिमाग में रखते हुए ये कार बनाई गई थी, जैसे एक ऐसी कार जो बेहद कुशल हो, गड्ढों से भरी सड़कों को भी झेल सके और परिवार के सारे सदस्य एक साथ सवारी कर सकें। ये जानना काफी दिलचस्प है कि मूल एम्बेसडर को मॉरिस ऑक्सफोर्ड श्रृंखला मॉडल पर तैयार किया गया था, जिसे मॉरिस मोटर्स लिमिटेड ने 1956 से 1959 के बीच ब्रिटेन के काउली में बनाया था। 1489 सीसी इंजन के साथ ये भारत में डीजल इंजन वाली पहली कार थी। कुल मिलाकर भारतीयों ने कार की 7 पीढ़ियां देखी हैं, जिसमें पहले को मार्क 1 और अंतिम में एनकोर नाम दिया गया, जिसे BS4 इंजन मानकों के साथ बनाया गया था। भारत में राज्यों और अधिकारियों के साथ एम्बेसडर का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा रहा है। इस मजबूत 4 पहिया गाड़ी को पूरी तरह से एक नई पहचान तब मिली जब इसके छत पर एक लाल बत्ती लगाना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री हो, राजनेता हो या फिर कोई अधिकारी, कई दशकों तक उनके लिए एम्बेसडर ही आधिकारिक वाहन का स्वाभाविक विकल्प रहा है। इसके एक प्रिंट विज्ञापन में भी कहा गया था कि हम अभी भी असली नेताओं के प्रेरक शक्ति हैं। ये बदलाव दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ, जब उन्होंने 2003 में एम्बेसडर की जगह BMW को चुना। ये एक ऐसा कदम था जिसने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया और एक नई कहानी की शुरुआत की। अगर राजनीति की बात करें तो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के समय से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। नेहरू आम तौर पर रोजमर्रा की यात्रा के लिए भारतीय निर्मित कारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वे हवाई अड्डे से किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों या गणमान्य व्यक्तियों को लेने जाते थे तो कैडिलैक में यात्रा करते थे। ये बात तत्कालीन विदेश मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को काफी चकित करती थी। एक दिन उन्होंने नेहरू से गाड़ी बदलने का कारण पूछा। नेहरू ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाहर से आने वालों को ये बताया जा सके कि भारतीय प्रधानमंत्री भी कैडिलैक में घूम सकते हैं। हालांकि जब 1964 में शास्त्री ने भारत की कमान संभाली तो वह एम्बेसडर के साथ ही बने रहे। यहाँ तक कि जब वह विदेशी गणमान्य व्यक्ति को भी लेने चाहते थे तो भी एम्बेसडर में ही जाते थे। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने नेहरू की प्रथा का पालन क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू एक महान व्यक्ति थे और उनका अनुकरण करना मुश्किल है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति क्या सोचते हैं, जब तक कि वो ये जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री एक कार में यात्रा करते हैं जो भारत में बनी है। 1990 के दशक के मध्य तक दुनिया भर के ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में आने लगे और एक समय में जिस बाजार वर्चस्व का मजा एम्बेसडर लेती थी, वहां धीरे धीरे मारुति जैसी छोटी और आसानी से प्रबंधनीय कारों ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि हर शानदार नाटक के बाद पर्दा गिरता है, एम्बेसडर के लिए भी वह समय आया। आधिकारिक कार और टैक्सियों को छोड़कर अब सड़कों पर काफी कम एम्बेसडर दिखती हैं। आखिरकार 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर का उत्पादन समाप्त कर दिया। हालांकि इससे पहले अम्बी नाम से अधिक कॉम्पैक्ट और शानदार वर्जन में कार को रीब्रांड करने की कोशिश की थी, जो असफल रहा था।
उस समय अमूल ने एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट पोस्ट किया था। पोस्ट हर किसी की भावना को प्रतिध्वनित कर रहा था, जिन्होंने कभी न कभी ये गाड़ी चलाई थी या पैसेंजर सीट पर बैठे थे। ये कहना गलत नहीं होगा, जितना महत्व भारतीय सड़कों पर राजा माने जाने वाली एम्बेसडर को प्राप्त हुआ, वैसी अहमियत शायद ही किसी और कार या गाड़ी को मिल सके। एम्बेसडर एक कार जो आज़ादी के बाद के भारत का स्थायी प्रतीक बन गई थी, वह हमेशा हम सभी की स्मृति में बनी रहेगी। इस तरह की रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।